आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच भारतीय संविधान सभा के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इससे पहले के 3 वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड कर दिया गया है, जिसमें कि संविधान के भाग के बारे में देखे हैं, अनुसूची के बारे में देखे हैं और फिर विदेशी स्रोत के बारे में देखे हैं, यानी कि भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान विदेश से लिया गया है। इसके 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये सीरीज लगातार अभी चलती रहेगी। अगर आप लोगों ने ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऑलरेडी वहाँ पर वीडियो रखा गया है, तो आप उसे भी देख लेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए आज मैं आप लोगों के बीच भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कि भारतीय संविधान क्या था। भारतीय संविधान सभा ऐसी सभा था जिसमें कि इस सभा के द्वारा, नाम ही है भारतीय संविधान सभा, है ना, भारतीय संविधान सभा, यानी कि इस सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। इसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण, संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो संविधान निर्माण में क्या क्या प्रोसेस हुआ, किसके सिफारिश पर से ये सभा का गठन किया गया, कब किया गया, किस आधार पर किया गया, सबकी जानकारी हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का जो सबसे पहले जो गठन किया गया दोस्तों, ये जो गठन किया गया, इसके गठन का प्रावधान कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे भारतीय संविधान के जो सभा का गठन किया गया किस मिशन के सिफारिश पर या किस मिशन के संस्तुति पर किया गया है, तो ये आपका कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946 में आया था। ठीक है, और एक होता है क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था। इसके बारे में हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में। अभी बस इतना जानेंगे कि हमारे जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, है ना। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसका जो गठन किया गया था दोस्तों जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। थोड़ा सा अगर कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करें तो कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष के रूप में था आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर, ये सब था आपका कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि भारत के संविधान के लिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री क्या रहा है, इनकी इसके बारे में किसने विचार व्यक्त किया था। तो कुछ स्रोत के अनुसार ऐसा देखा जाता है कि जब 1919 का अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे कहा जाता है, इसके बाद में लगभग 1922 के आसपास आपका गांधी जी के माइंड में भी आपके संविधान निर्माण को लेकर आया था, है ना, गांधी जी के द्वारा भी बोला गया था, लेकिन इसे जोर शोर से इस पर चर्चा नहीं किया गया है। इसके बाद में एक व्यक्ति आए, एम.एन. राय। कौन आए दोस्तों? एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा 1934 ईस्वी में इन्होंने ही ये विचार प्रकट किया था कि हमारे देश के लिए भी एक संविधान होना चाहिए और उसके संविधान के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा का गठन होनी चाहिए। तो अगर व्यक्तिगत रूप से क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी के बारे में उतना हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन ये जो एम.एन. राय है, एम.एन. राय के बारे में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है कि व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो एम.एन. राय के मन में आया था। कब आया था दोस्तों? 1934 ईस्वी में। और एम.एन. राय का संबंध आपका स्वराज पार्टी से भी था। किससे था? स्वराज पार्टी से भी था। अगर पार्टी को क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी को आया था, तो स्वराज पार्टी का। कब आया था? 1934 ईस्वी में। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर बात करेगा तो व्यक्तिगत रूप से जो संविधान निर्माण की बात की गई थी, ये एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। कब किया गया था? 1934 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा के निर्माण हेतु सबसे पहले किस पार्टी ने बात किया था या विचार दिया था? स्वराज पार्टी ने। कब दिया था? 1934 में। व्यक्तिगत रूप से किसने दिया था? तो एम.एन. राय ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस कब दिया था, तो कांग्रेस जो है आपका बाद में कांग्रेस के कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की बात की गई थी दोस्तों। ये भी 1934 में जून के आसपास में बात की गई थी। पहले स्वराज पार्टी, सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से एम.एन. राय हो जाएगा, एम.एन. राय व्यक्तिगत रूप से। उसके बाद में पार्टी की बात करेगा, पहले स्वराज पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य के द्वारा जून 1934 से इसके गठन की बात की जाने लगी थी। संविधान सभा की बात करें दोस्तों कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 था, यानी 389 था, निश्चित की गई थी। ठीक है, जिसमें से 292 आपका ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। यानी कि ब्रिटिश भारत कहने का मतलब हुआ कि जो इंग्लैंड सरकार है, यानी कि अंग्रेजी शासन जिस भारत के जिस क्षेत्र में स्थापित था, वहां से 292 प्रतिनिधि का बात किया गया था। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, है ना, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में आप याद रखेंगे एबीसीडी में कौन था? अजमेर था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था और दिल्ली था। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। इसके अलावा बात की गई थी आपका 93 गो देशी रियासत के प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये जो आप ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित की गई थी, तो 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत के थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, 93 को देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। अब चुनाव की अगर बात करें दोस्तों कि चुनाव कितने प्रतिनिधि पर किया गया था, तो चुनाव हुआ था मात्र 296 व्यक्तियों के बीच।
चुनाव कितने व्यक्ति के बीच? 296 पर सदस्य पर चुनाव हुआ था। 292 ब्रिटिश से, 4 चीफ कमिश्नरी से। 93 देशी रियासत वालों से कहा गया था कि अपने से आप 93 को सदस्य चुन लीजिए, लेकिन निर्वाचन जो किया गया था 292 + 4 यानी कि 296 पर। ठीक है, तो मिशन योजना के तहत यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का क्या हुआ? चुनाव हुआ। चुनाव कितने व्यक्ति के बीच, कितने सदस्यों के बीच हुआ? 296। यहाँ लिखा हुआ है कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा क्या किया गया? चुना गया। ठीक है, अब ये जो चुनाव हुआ इसका परिणाम किस प्रकार रहा? 296 का चुनाव हुआ, 93 को अपने मन से बोला गया था कि देशी रियासत के द्वारा आप संविधान सभा में भेज दीजिए, जिसकी संख्या 93 थी। लेकिन दोस्तों ये 200 जो आपका 96 का चुनाव हुआ था उसमें से कुछ पार्टियां ने भाग लिया था, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी आई थी कांग्रेस की पार्टी। कांग्रेस की पार्टी कितनी थी? 208 सीट जीत हासिल किया, निर्वाचित हुआ उम्मीदवार। कांग्रेस कितने वोट लाए थे, यानी कितने सदस्य कांग्रेस पार्टी से जीते थे? 208। मुस्लिम लीग 73 और अन्य दल जो है 15 स्वतंत्र रूप से ये क्या किए थे? निर्वाचित हुए थे। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा का कुल सदस्य निर्धारित की गई थी 389, लेकिन चुनाव हुआ 296 पर। ठीक है, 296 में से कांग्रेस कितना लाया? 208, मुस्लिम लीग 73। दो बड़े पार्टी में से ये उभरा था। कौन कौन? कांग्रेस और आपका मुस्लिम लीग। अन्य दल 15 सीटें लाई थी। ठीक है, तो स्वाभाविक है दोस्तों कि कांग्रेस की पार्टी मजबूत होगा, है ना। तो ये मुस्लिम लीग यहीं से अलग होने की विचार बना लिया था। ठीक है, लेकिन संविधान सभा के जब सदस्यों का निर्वाचन हो गया तब पहली बार बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, आपका नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहा? लाइब्रेरी में। कहाँ हुई दोस्तों? पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के इस सभा के यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें क्या किया गया कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना गया, क्योंकि उस समय पहला दिन ही बैठक हुई थी, कोई निर्धारित नहीं किया गया था कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति में से सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो जिन्हें क्या किया गया कि उस सभा के द्वारा अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। हालांकि अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थी। ये क्वेश्चन बनता है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उस दिन के अध्यक्ष की भी बात करेगा तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन क्वेश्चन और रूप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। जब कहेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। ये तो स्वाभाविक होना था दोस्तों। आपको पता होगा कि टोटल 296 सीटों पर जब निर्वाचन हुई थी तो कांग्रेस 208 सीट लाई थी, है ना, कांग्रेस, जबकि मुस्लिम लीग मात्र 73 सीट लाई थे, है ना। तो जब मात्र 73 सीट लाई थी तो यहीं से मुस्लिम लीग के सदस्यों के बीच यह अवधारणा बैठ गया था कि इस संविधान में जो भी किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके ये हिंदूवादी आधार पर यह संविधान का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुलता हिंदुओं का ऐसा माना जाता था मुस्लिम लीग का, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, और ये इस संविधान सभा का क्या किया? बहिष्कार कर दिया था और संविधान में शामिल नहीं हुआ, संविधान निर्माण में। इसके अलावा ये एक देशी रियासत भी था। कौन? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। इसके अलावा जो भी देशी रियासत था, जो कि आपको बताया थे, देशी रियासत से कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? 93। ये देशी रियासत में मात्र एक हैदराबाद देशी रियासत था जिसके सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। उसके बाद में क्या कहता है दोस्तों कि प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था, यानी कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का जो है प्रत्यक्ष चुनाव नहीं किया गया था, बल्कि जनसंख्या के आधार पर इसकी प्रतिनिधित्व दिया गया था। जैसे कैसे, किस आधार पर? तो 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था, यानी कि 10 लाख सीट पर एक स्थान आवंटित किया गया था। इसी के आधार पर 296 पर जो आपका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष? ये अप्रत्यक्ष रूप से था, जनसंख्या पर आधारित था। जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया था। कितने कितने? 10 लाख की आबादी पर एक सीट दिया गया था। ठीक है, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण व्यक्ति। ठीक है, अगला है दोस्तों कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की कौन कौन से समिति के कौन अध्यक्ष हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें संचालन समिति है, संचालन समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निश्चित रूप से संचालन करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्योंकि आगे हम दिखाएंगे कि लिखा हुआ है कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
उसके बाद में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप याद रख सकते हैं, संघ और प्रांत की बात किया गया है तो संघीय सरकार यानी कि केंद्र सरकार किसके बागडोर में जाने वाले हैं? ये भारत की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के हाथ में, तभी से ही इनको सौंपा गया संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की आजादी के बाद रक्षा मंत्री के पद पर ये आसीन होंगे और उप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अभी से ही इसका प्रभाव देखने को मिलने लगा था कि प्रांतीय क्षेत्र में नहीं, राज्य क्षेत्र में जो संविधान समिति के अध्यक्ष होंगे वल्लभ भाई पटेल होंगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसमें प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों का नाम भी आपको ध्यान रखना है एक रूप में। संविधान ये अंबेडकर जी को लगा के 7 सदस्य थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा अगर समय दिया गया किसी समिति पे तो वह प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी है। ठीक है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर से अगर आप गौर करें दोस्तों तो संघ जहां जहां आ रहा है वहां कौन मिल रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय में सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट। संचालन करने वाले राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे दोस्तों तो कहता है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अब ध्यान रखेंगे, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजध्वज संबंधी तदर्थ समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियमन वाला तो सीधे राजेंद्र प्रसाद ही होगा, है ना। प्रक्रिया किस तरह से संविधान सभा का नियम बनना चाहिए, क्योंकि अध्यक्षता कौन थी? राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी। आप देखे थे कि इसमें कितने विभाग आ जाएगा? देखिए, मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यक है, जनजाति है, बहिष्कृत है ना। ये 4 विभाग दिया गया है, जिसका अध्यक्ष एक थे कौन? वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसके अंतर्गत कुछ उप समितियां बनाई गई। इसके अंतर्गत कुछ क्या बनाई गई? उप समितियां बनाई गई, जिसमें कि स्पेशल दिया गया मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी को। स्पेशल किसको दिया गया? जेवी कृपलानी को। अल्पसंख्यक समिति एचसी मुखर्जी को दिया गया, एचसी मुखर्जी। इसके अलावा देखा जाए उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र, जिसमें असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोविंदनाथ बारदोलाई। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए असम में निश्चिंतित क्षेत्र के अलावा उप समिति एवी ठक्कर। ठीक है। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, ये सब ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। ये पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं, ये भी एक बनाया गया था फ्रंटियर समिति। ठीक है, जो सीमांत क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको पता है कि संविधान सभा में आपको पता है कि ये बहिष्कार कर दिया था कौन? मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम बहिष्कार कर दिया, इसलिए इसे कार्य में शामिल करने के लिए नहीं बुलाया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक आधार पर किया गया विभाजन, सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। ठीक है, वो विभाजन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उस बात को मैंने स्किप कर दिया। ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार ध्यान में आप रखेंगे, भले याद हो ना हो, लेकिन एक बार माइंड में जरूर रखेंगे कि संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15। इस फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी दोस्तों? 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्य और निर्वाचन क्षेत्र आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आप इसे क्या कर सकते हैं? ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेंगे तो आप ऑप्शन के अनुसार वहां पर मार सकते हैं। क्या कौन सी महिलाएं थी? अम्मू स्वामीनाथन, एमी मस्करनी, बेगम एजाज रसूल। हम कुछ फैक्ट के अनुसार भी आपको कई ऐसे महिलाओं का नाम है जो आपको याद करवा देंगे, है ना। दक्षिणी बेलियादून के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ये प्रथम क्या थी? एससी महिला थी। ये प्रथम एससी महिला थी, हरिजन महिला थी। तो आप ये याद रखेंगे। ये प्रथम मुस्लिम महिला थी आपका कौन? बेगम एजाज रसूल। ये तो दो ऐसे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। कौन कौन? बेगम एजाज रसूल और दक्षिणी बेलियादून। जेबी दुर्गाबाई, है ना, दुर्गाबाई, हंसाबाई, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, है ना, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, दूगो रे, लीला रे और रेणुका रे। ठीक है, सरोजिनी नायडू, ये सब तो आप इंपोर्टेंट है, ये 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरोजिनी नायडू जो बिहार से थे, आप सरोजिनी नायडू के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे कि सरोजिनी नायडू ऐसे महिला हुए जो पहली बार क्या बनी थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य भी रही है। ठीक है, तो होना ही है, सरोजिनी नायडू होना ही चाहिए। राजकुमारी अमृता कौर, ये भी इंपोर्टेंट है। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बनी थी, है ना। स्वास्थ्य महिला मंत्री कौन था? अमृता कौर थी। सुचेता कृपलानी, ये प्रथम मुख्यमंत्री भी बनी थी। ये भी संयुक्त प्रांत यानी कि जिसे हम लोग अभी यूपी कहते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी आपके ये महिला सदस्य थी। तो 4 ये 2 ये छो तो ऐसे याद रख लेना है। दूगो रे वाला कौन कौन? लीला रे और रेणुका रे। फिर एक है दुर्गाबाई हंसा मेहता, कमला चौधरी। दुर्गाबाई हंसा महिला, कमला चौधरी, ये सब ध्यान में रखेंगे। दक्षिणी वाला हो गया, बेगम एजाज रसूल हो गया। एक बचा एनी मेस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन। दक्षिण भारत वाला कैसे छोड़ दीजिएगा? मेस्करीन और स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये 15 सदस्य को एक बार आप ध्यान में रख लेंगे। पूर्णिमा बनर्जी, ये सब ध्यान में रखिएगा। आपको पता है दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी सदस्य थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या बन गए थे? अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने की भी संकल्पना लिया था, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष बनाए थे एस सी मुखर्जी, है ना, 25 जनवरी 1947 को, जबकि दूसरे उपाध्यक्ष बनाए थे आपको टीटी कृष्णामचारी, जो कि 16 जुलाई 1947 को बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि अध्यक्ष के रूप में किसे 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक है, इसके अलावा 2 व्यक्ति को और चुना गया उपाध्यक्ष के रूप में, एच.सी. मुखर्जी और टीटी कृष्णामचारी उपाध्यक्ष के रूप में थे। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर संविधान सभा की कार्यवाही चलती रही और 13 दिसंबर 1946 को आया आपका दिन, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल किया गया, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब शामिल किया गया संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के क्या बन गया? यही आपका प्रस्तावना का रूप ले लेती है। यही किसका रूप लेती है दोस्तों? प्रस्तावना का रूप लेती है। अगला है दोस्तों कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। आपको बताएं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब शामिल किया गया? तो शामिल किया गया दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ है ना, ये देखिए 13 दिसंबर 1946 को, जबकि इसको स्वीकृति प्राप्त हुआ, यानी कि इसको अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। पेश किया गया 13 दिसंबर 1946, स्वीकृति हुई 22 जनवरी 1947। इसी के तहत कई समितियां की भी नियुक्ति की गई, जिसमें से वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, ये सब थे। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट कौन सी समिति होगा दोस्तों? प्रारूप समिति होगा। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर को चुना गया। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज ना करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान के प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने, और प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति बनाया गया, जिसका अध्यक्ष हुए भीमराव अंबेडकर। आप इन दोनों में कंफ्यूज ना करेंगे, बी.एन. राव और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। क्या है? बी.एन. राव आपके संविधान के प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए क्या किए थे? सिर्फ प्रारूप तैयार किए थे कि देखो ऐसा होना चाहिए, और फिर ये प्रारूप पर विशेष रूप से गहन अध्ययन करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष हुए भीमराव अंबेडकर। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। किसकी अध्यक्षता में? भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में। और आपको बताए थे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य हुए हैं? टोटल 7 सदस्य थे, है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 6 गो को और याद रखना है। 6 में से कैसे याद रखेंगे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखने की एक मैं क्लू बताता हूँ जिसे आप ध्यान रखेंगे। इसमें से ज्यादातर नाम क्या है दोस्तों? कृष्ण जी के नाम है। ज्यादातर नाम क्या है? कृष्ण जी के नाम है। जैसे गोपाल कृष्ण जी को कहते हैं, गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल, माधव भी है। तो 4 गो तो कृष्ण जी हो गए हैं, और एक हो गए आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये मुस्लिम व्यक्ति थे, है ना, मुस्लिम प्रतिनिधि थे। और फिर एक है डीपी खेतान। कौन हुए? डीपी खेतान। तो आपको याद हो जाना चाहिए कौन कौन अध्यक्ष, तो आपको याद ही होना चाहिए भीमराव अंबेडकर। उसका गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव, जो कि बीएल मित्र के स्थान पर बना था, है ना। ये इनके निधन होने के बाद आपका एन माधव राव बने थे। फिर डीपी खेतान भी क्या हुए थे? इनकी मृत्यु के बाद बने थे टीटी कृष्णामचारी को आप याद कर पा रहे होंगे। आपको बताए थे कि जब 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे, तो उस दौरान 2 उपाध्यक्ष बने थे, एक एच.सी. मुखर्जी थे और एक टीटी कृष्णामचारी थे, जो उपाध्यक्ष भी बने थे। इसके अलावा प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद डीपी खेतान बने थे। तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगला है दोस्तों कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से किया गया था? बंगाल से किया गया था। जबकि देश की जब बंटवारा हो गई थी 1947 ईस्वी में, बंटवारा के बाद उनका निर्वाचन कहां से हुआ? बॉम्बे से किया गया था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जी 2 क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, चुनाव विजित हुए थे। पहली बार बंगाल के क्षेत्र से, जो देश के विभाजन के बाद ये पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया, तो आपका अंबेडकर जी की सदस्यता जा रहा था, तो उसी दौरान आपके बॉम्बे के क्षेत्र से क्या किया गया था? ये एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम मैं भूल रहा हूं, उसे हटा दिया गया था, यानी कि इस्तीफा दे दिया गया था, और वहां से किनको जोड़ा गया था? अंबेडकर जी को ये आपका निर्वाचित किया गया था। अगर आप लोग जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखेंगे, नहीं तो मैं फिर बाद में बता दूंगा। ठीक है, कोई लेक्चर में। इन्हें भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। किन्हें? वही अंबेडकर जी।
अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जनक कहने का मतलब यह ना हुआ दोस्तों कि अम्बेडकर जी ही संविधान को लिखे थे। हम लोग सामान्य रूप से बचपन में ये जानते थे कि संविधान की रचयिता किसे कहा जाता है, तो अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी अकेले नहीं लिखे थे, अब संविधान को लिखने के लिए 389 व्यक्ति शामिल हुए थे, है ना, जिसमें से 296 की क्या हुई थी, चुनाव हुई थी, निर्वाचन हुई थी, ठीक है। इसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम 73, फिर ये हट गया, अब इसी में से खेला होने लगा, है ना। लेकिन मुख्य जो भूमिका निभाए थे वो भूमिका निभाने वाले थे अम्बेडकर जी, इसलिए भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। किस पर, सिर्फ प्रारूप समिति पर 6 महीना तक में लगभग क्या हुआ, समय लिया गया था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट समिति था, कुल 141 बैठकें हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी को की योजना के अनुसार देश का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। बंटवारे हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी राज्यों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष, अच्छा ये पीडीएफ ये दोबारा टाइप हो गया है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तो बता ही दिए थे उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, ये सब बता चुके हैं। हाँ ये वाला थोड़ा सा ये रिपीट हो गई है। संविधान सभा के कुछ वाचन चले थे, यानी कुछ वार्तालाप हुई थी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 को प्रारंभ हुआ, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यानी 3 वाचन चला था संविधान के निर्माण के समय में। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला था, यानी 3 वाचन चला था, ठीक है। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान के सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे, यानी संविधान सभा का जो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अंगीकार कब किया गया, 26 नवंबर को। अब भारत आजाद होने के बाद, है ना, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल की व्यवस्था का कौन कौन मंत्री, किस विभाग के, किस व्यक्ति के पास कौन सा मंत्री का पद मिला था, उसके बारे में भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता रहा है। फिर से मैं एक बार रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामला और वैज्ञानिक शोध, ये सब विभाग जवाहरलाल नेहरू जी के पास रहा। वल्लभ भाई पटेल के पास होम मिनिस्ट्री, निगृह, सूचना प्रसार, राज्य के मामले। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन से विभाग थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। कैसे भूल जाते हैं लोग, गलतियां कर बैठती है, कैसे गलतियां करती है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब हमारा देश गणतंत्रात्मक हुई, यानी कि जब संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से, तो उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही बने थे। तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री कैसे हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्र भारत में खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। शिक्षा मंत्री के तौर पे देखा जाए, शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। विधि मंत्री कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर जी। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री आपको बताए थे राजकुमारी अमृत कौर, जो कि संविधान सभा के महिला सदस्य में से एक थी। वाणिज्य मंत्री CS भाभा। संचार मंत्री रफी अहमद किदवई। वित्त मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। खान एवं ऊर्जा मंत्री VN गडगिल। ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखते हैं दोस्तों कि भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव PV मेनन थे। इसके बारे में, देशी रियासत के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। अभी आप कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। और फैक्ट है संविधान निर्माण से संबंधित, संविधान सभा के निर्माण के दौरान कौन कौन से फैक्ट थे, इसको देखते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने वर्ष समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कौन नहीं जाना थे इस जग में, हर कोई जानता है इसके बारे में। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई, 114 दिन संविधान के प्रारूप पर, ठीक है। संविधान निर्माण में कुल खर्च की बात करें तो खर्च हुआ लगभग 63,96,729 रुपये खर्च हुए, नहीं लगभग कहा जाए तो 64 लाख रुपये खर्च किया गया था लगभग। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया। तब इसमें कुल कितने भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि चेंजिंग है, वर्तमान में चेंजिंग हो कितना हो गया, संविधान में 22 भाग। क्रम के अनुसार, संख्या के अनुसार तो 22 से है, लेकिन जैसे 4 का A जुड़ गया, है ना, 9 का A जुड़ गया, ऐसे जोड़ के देखा जाए तो अभी 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है। 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, उस समय भी है संख्या के अनुसार, लेकिन उसी में से जैसे 51 की A आ गया, कुछ 243 के A आ गया, B आ गया, ऐसा देखा जाए तो लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद हो चुका है। जबकि अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 से कितना हो गया है, 12 अनुसूची। दोस्तों अगर अनुसूची के बारे में आप नहीं देखें वीडियो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें डाला गया है वीडियो, आप देखेंगे, बहुत आपके लिए हेल्पफुल महसूस होगा। संविधान के कुल अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद, जैसे ये सब अनुच्छेद हैं, नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जिसे 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। नागरिकता से संबंधित है 5, 6, 7, 8, 9, ये सब ध्यान में रखेंगे। लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी।
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों, ठीक है। लगभग नहीं, पक्का 284 व्यक्ति का हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम करता रहा। यानी कि जब तक चुनाव नहीं हो गया 1951-52 तक, तब तक जो संसदीय रूप से काम करता था वो संविधान सभा के सदस्य के द्वारा ही होता था। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य क्या क्या थे? तो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करना। राष्ट्रमंडल वैसे सदस्य हैं दोस्तों जो इंग्लैंड जिस देशों पर क्या किया था, शासन किया था, उसे राष्ट्रमंडल का एक ग्रुप बना दिया। तो 1949 में भारत भी उसका सदस्य बना था। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और इसी दिन हमारे राष्ट्रपति को भी चुन लिया गया था, प्रथम राष्ट्रपति, यही लिखा है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। यानी 24 जनवरी 1950 को 3 घटनाएं घटी थी, एक राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति। ये तीनों को जो है अपनाया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, जबकि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान जाने। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया था? तो हाथी को अपनाया गया था, ठीक है। अब लास्ट कुछ फैक्ट है उसे भी देख लेते हैं कि मूल संस्करण, यानी कि संविधान के जो पुराना जो संस्करण था उसको सौंदर्यीकरण या सजावट करने में शांति निकेतन के कुछ कलाकार ने अहम योगदान दिए थे, जिसमें से नंदीलाल बोस और बिहारी राम मोहन सिन्हा थे। नंदलाल बोस और बिहारी राम मोहन सिन्हा थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। यानी कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, लेकिन इसे सुदृढ़ रूप से लिखा गया किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा। HVR अय्यर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों कि संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचा का सिद्धांत आपको पता होगा, केशवानंद भारती केस में आया था, ठीक है, 1973 में। स्पष्ट संसद ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार एवं मजबूती होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। 2 प्रकार की समानता की बात की, प्रतिष्ठा और अवसर की उल्लेख। आगे प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है और यह अंशतः आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से लचीला है। पूर्ण रूपेण आपका लचीला भी नहीं है, पूर्ण रूपेण कठोर भी नहीं है। लिखित संविधान की जो अवधारणा है फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तो जान ही रहे, फ्रांसीसी क्रांति का देन है। कहां से लिया गया इसके बारे में बताया गया है वीडियो में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होता है, यह अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, यानी कि भारतीय संविधान में जो शक्ति है वो कहां से प्राप्त करती है? भारत की जनता से। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव है। आगे बताए हैं हम आपको। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। जबकि बोला गया संविधान में भारत को राज्यों का क्या है? संघ है, राज्य का संघ है। संघीय शब्द का, संघीय शासन का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों इस प्रकार यह लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।